भी आभार व्यक्त कर दूं? थैंक यू। आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये आभार व्यक्त कर दूं कि आप लोगों ने मुझे दूसरे दिन भी सुनने का पेशेंस रखा और जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मैम ये हमारे जब लिए मैंने बहुत बड़ी प्रोजेक्टिव बात है। टेक्निक की बात की थी जी मैम। तो मुझे ये पता चला था कि आप लोगों ने रोशॉक पढ़ लिया है। रोशॉक और टीएटी ये इस प्रकार के परीक्षण हैं जिनको हम मानिए तो जब हम B1 में साइकोलॉजी पढ़ते चले आ रहे हैं तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। और जब उसका स्पेशलाइजेशन होता है तो एमए में हमने 25 रोशॉक पर अपना प्रोजेक्ट अपना डिसर्टेशन किया था। तो जब इस तरीके की स्थिति आती है तब हम क्या करते हैं कि हम उसके बाद रोशॉक की बात करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक बेसिक assumptions जिसके कारण प्रोजेक्टिव टेक्निक खड़ा हुआ। प्रोजेक्टिव टेक्निक में ऐसा क्या है जिसके के कारण प्रोजेक्टिव टेक्निक बाकी चीजों से भिन्न है, हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्रोजेक्शन कहते किसको हैं। हम जब फ्रायड की बात करते हैं, जब जब फ्रायड की बात हुई तो एक बात बड़े उससे आई थी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब यह है प्रक्षेपण या एक प्रकार की मानसिक मनोरचना है, मेंटल मैकेनिज्म है, जिसमें हम अपने मन की भावनाओं को दूसरे उद्दीपकों के ऊपर इम्पोज करके आरोपित करके व्यक्त करते हैं। और जब हम पेपर पहले पेपर पेंसिल टेस्ट का उतना चलन नहीं था। कुछ तो हमारे फिजिकल प्रोसेसेस पर होते थे, जैसे साइकोफिजिक्स वगैरह के प्रैक्टिकल्स होते थे, एबिंगहास ने मेमोरी के किए आदि चीजों को। लेकिन वे सब नितांत ऑब्जेक्टिव थे और वे इस प्रकार के थे जिनके के माध्यम से जिनके के सहारे आप एकदम उन्हीं चीजों को जान सकते हैं जो मात्रात्मक रूप से मापनीय हो, जो उसकी हिडन क्वालिटीज है हम उसको नहीं जान सकते हैं। आपत्ति काल के इन्हीं दिनों में फ्रायड महोदय का आगमन हुआ और उन्होंने चूंकि साइकियाट्रिस्ट थे, उनको यह समझ में आया कि हम जिन चीजों को रोगी से पूछते हैं वो बता देता है, लेकिन जो पूरी सूचनाएं होती हैं, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है किसी को इंटरप्रेट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या उसको थेरेपी देने के लिए, यह हमें पूरा नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करें कि हम कुछ ऐसे परीक्षणों का निर्माण करें जिससे कि असंरचित हो, जो जो असंरचित हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो और जो बिल्कुल रैंडमली प्रस्तुत कर दे। क्योंकि पार्टिसिपेंट को, प्रतिभागी को यह पता नहीं चलेगा कि हमारा किस चीज का मापन हो रहा है, तो वह अपनी सही बातों को बताने में क्या होगा, वह समर्थ होगा। बहुत बार एक चीज आती है, जैसे कि हम बात करते हैं जब, तो हम देखते हैं कि जिसको हम जानते होते हैं हम उसके सामने अपना हृदय जनरली नहीं खोलते हैं। हम जिसको नहीं जानते हैं या जिससे बाद में मिलने की संभावना नहीं है, हम उनके सामने रियलिटी को बखान कर देते हैं। जानने वालों से एक बात का डर लगा रहता है, कहीं ये जाकर के पर्सन कंसर्न से बोल न दे। लेकिन जिनको हम नहीं जानते हैं, आगे क्या है, कौन राजा कौन प्रजा, वो चले जाएंगे, हमको नहीं बताएंगे, तो वह भी हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव स्टिमुलाई के रूप में काम करते हैं। तो इसी प्रकार से अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उनको शून्य से लेकर के असंरचित उपादान प्रदान किए जाते हैं और उसके आधार पर वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि हम टीएटी में भी एक जीरो कार्ड रखते हैं, ब्लैंक कार्ड, जिसमें दुनिया जहान की चीजें देखने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनको कि हम, जो वहां पर बिल्कुल नितांत शून्य है, ब्लैंक है, हम वहां पर बात करते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक का उसमें जो कार्य हुआ
और इस कार्य के लिए सबसे पहले यह हुआ कि जब हमने वेग स्टिमुलाई दिया, अच्छा कभी कभी रिस्पांस पैटर्न भी दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिस्पांस पैटर्न भी दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसके आधार पर वो अभी अनस्ट्रक्चर्ड ही होते हैं, लेकिन बेस्ट जो टेस्ट बनते हैं प्रोजेक्टिव वो वही होते हैं जिनको कि हम नो रिस्पांस दे करके प्रस्तुत करें। जब हम नो रिस्पांस दे करके प्रस्तुत करेंगे तो हम एक अच्छी तरीके से आ, उसके अनकॉन्शियस में छिपी हुई जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वह निकाल देंगे। तरीके से ही है क्योंकि फ्रायड ने किया था मनोरोगियों के ऊपर, तो उनकी जो दमित इच्छाएं थी, दमित डिजायर थी, उनको जानना बहुत जरूरी था क्योंकि वही उनके रोग का में ग्रास रूट था। लेकिन हम इन जनरल भी जब हम फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं तो मैं लिख करके दे दूं डंके की चोट पर कि किसी भी क्वेश्चनियर में इतना दम नहीं है कि वह हमको सही उत्तर दे सके, किसी भी सिचुएशनल में उतना दम नहीं है कि सही दे सके, जबकि मैं सिचुएशनल टेस्ट की पक्षधर हूँ। लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसमें इतना दमखम है कि वह सही से सही चीज निकाल के ही वह क्या करती है कि वो ले आती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पर्सन अवेयरनेस नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि पर्सन अवेयरनेस नहीं होता, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे से क्या पूछ रहे हैं, क्या जांच रहे हैं, इनको हमसे क्या चाहिए। इसलिए क्या होता है कि वे अच्छी तरीके से उन्हीं चीजों को जान लेते हैं, उन्हीं चीजों को समझ लेते हैं जिन चीजों की आवश्यकता होती है, और वे अपने को टोटल प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए जिसमें डायमेंशन की बात है वह एक डायमेंशन पर जाता है, जो दो डायमेंशन की बात करता है वह टू डायमेंशन पर जाता है, सिंगल डायमेंशन टू डायमेंशन। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें डायमेंशन के नंबर डिसाइड ही नहीं है, डायमेंशन के लेवल डिसाइड ही नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, बात आती है मल्टी डायमेंशन की। तो ये हुआ कि यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं और मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस जो है वह यहाँ पर भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से होती है। तो जनरली जो इसके डेटा आते हैं, वे डेटा जो आते हैं वे क्वालिटेटिव ही आते हैं, इस तरीके से मानिए। और ये है कि कल्पना के आधार पर आते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्ट मेजर नहीं दिया है, इसलिए ये कल्पना के ही आधार पर आते हैं। और इसीलिए हम इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक सच्चा, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट मानते हैं। करीब रियलिटी के नियर टू रियलिटी, रियलिटी के करीब मानते हैं, इसलिए कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फ्रायड ने सबसे पहले इसका जो प्रारंभ किया वह चूंकि इनको मनोविश्लेषण का चेक करना था, साइको एनालिसिस के पर्पज से, साइको व्यक्ति की साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मनोविश्लेषण के लिए उनको कुछ ऐसे परीक्षण चाहिए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ड्रीम एनालिसिस किया। एक ड्रीम एनालिसिस भी अपने आप में प्रोजेक्टिव है। कुछ ऐसे धांसू सपने होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलते, और कुछ ऐसे होते हैं उठ करके पानी पिए उसके बाद सपना भूल जाता है। तो यह जो ड्रीम एनालिसिस उन्होंने की वह भी एक तरीके से मानिए तो प्रोजेक्टिव ही था। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा जरूरी काम किया वह उन्होंने किया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। इन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया, उससे जो है वह व्यक्ति के आंतरिकी का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन हो सका। वर्ड एसोसिएशन भी दो तरह का बनता है, एक उन्मुक्त, एक नियंत्रित। नियंत्रित में तो फिर भी थोड़ा ऐसा लगता है कि इट टेक्स टाइम, नियंत्रित में थोड़ा समय लगता है। और नियंत्रित की जो सबसे बड़ी खासियत है
वो ये है कि फिर बंध जाता है कैंडिडेट, पार्टिसिपेंट फिर बंध जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं मुक्त साहचर्य की, तो उसके मन में जो आता है ईरान तुरान वह सब बोल देता है, और जो वह सब बोल देता है तो उसके परिणाम की एनालिसिस जो है वह अच्छे प्रकार से होती रहती है। उसके बाद क्या हुआ कि युंग के विद्यार्थी हरमन रोशाक ने रोशाक परीक्षण का प्रारंभ किया, और मरे और फ्रैंक ने मिलकर के सबसे पहला टीएटी टेस्ट, थेमेटिक परसेप्शन परीक्षण की बात की। तो इस तरीके से ये हुआ कि प्रोजेक्टिव टेक्निक को आजकल वैसे बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी के साइकोसोमा के बारे में जानना है, मनोशारीरिकी के बारे में, तो यह अनिवार्य है कि विदाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक कोई कार्य नहीं कहीं कर सकता है। लेकिन इधर कई बार 20-25 साल से जैसे ये एटीट्यूड टेस्ट बढ़ने लगे, उसी प्रकार से प्रोजेक्टिव टेक्निक पर भी काफी लाइट पड़ा, काफी प्रकाश डाला गया, और लोगों ने उसमें सापेक्षतया काम किया। एक यहीं के हैं सज्जन, बनारस के, चले गए क्या कहते हैं यूएस, उन्होंने साइकोसोमेटिक सोसाइटी बनाई, और बांके दुबे जी ने साइकोसोमेटिक जर्नल जो है, जर्नल ऑफ साइकोसोमेटिक सोसाइटी निकाला, सोसाइटी ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात की, बल्कि जर्नल ऑफ साइकोसोमेटिक सोसाइटी जो है उसके एडिटोरियल बोर्ड में हम भी हैं। तो ये चीजें जो हैं, इन्होंने प्रोजेक्टिव टेक्निक पर हो रहे शोधों को आगे बढ़ावा दिया। पहले ये होता था जब हम लोग एमएम पढ़ते थे, एमएम में हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक कर रखी, मैंने आपको बताया कि मैंने 25 रोशॉक किया था, तो ऐसा उसके बाद भी हमने रोशॉक किया है, लेकिन इतना नहीं कर पाई एक बार में। तो ऐसा है कि पहले प्रोजेक्टिव टेक्निक को, पहले टेस्टिंग को ही ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे 75 के बाद टेस्टिंग को थोड़ा महत्व दिया जाने लगा, जब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, ऑब्जेक्टिविटी उसकी सिद्ध करने की बात आ रही थी। लेकिन उस समय भी प्रोजेक्टिव टेक्निक को उतना ज्यादा रेस्पेक्ट, उतना ज्यादा रिगार्ड, सम्मान नहीं दिया जाता था जितने का कि वो हकदार था, उसको मिलना चाहिए था, मगर उसको नहीं मिला था। लेकिन इधर करीब समझिए कि 90 से जर्नल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक निकला, जर्नल ऑफ साइकोसोमेटिक स्टडीज निकला, जर्नल ऑफ साइकियाट्री निकला, इस सब में प्रोजेक्टिव टेक्निक को बहुत अधिक महत्ता दी गई, और बहुत से ऐसे परीक्षण बनाए गए जिनको प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत रखा गया, जो टीएटी, रोशाक आदि इत्यादि से बहुत परे थी। प्रोजेक्टिव टेक्निक एक ऐसी विधा जिसको कि हम चलते फिरते भी किसी के व्यवहार से मापित कर लेते हैं। आप ये मान के चलो कि जो अनजाने में कर दिया, जो अनजाने की रिस्पांस दे दी, वह रिस्पांस क्या हुआ, वही रिस्पांस जो है आपका किसके काम आएगा, वह रिस्पांस आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत आता है। तो इसके एप्लीकेशंस जो हैं यह चल रहे हैं और लोग कार्य करते हैं। So far so good. It is also used for the normal population, but at first यह हमेशा often यूज होता था डिस्टर्ब डिसेबल्ड के ऊपर, और सेल्डम यूज होता था किसके ऊपर, सेल्डम यूज होता था यह किसके ऊपर, ये होता था आपके जो सामान्य हमारे आपके जैसे लोग हुए उसके कारण। तो अगर हम ये बात करते हैं कि प्रक्षेपण क्या हुआ, प्रक्षेपण
एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर व्यक्ति एक किसी परिस्थिति में बिना किसी विशिष्ट रिस्पांस की अपेक्षा किए हुए अपने मन विचारों को व्यक्त करता है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसे ही चीजों के ऊपर कार्य करती है। तो अब इसमें हम सबसे पहले ये बताते हैं, इसमें जो निकल करके पावरी आया वो क्या आया कि जो जो हमारी प्रक्षेपण इसकी जो उद्दीपक सामग्री होती है, सबसे पहले वह अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इसकी कोई स्ट्रक्चरिंग, इसकी कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। और व्यक्ति रिस्पोंडेंट जो है उसको किसी भी प्रकार से ये बॉन्डिंग नहीं दिया जाता है कि बेटा तुम इस हिसाब से अपने को प्रस्तुत करो। तो क्या होता है, उसको जो समझ में आता है जिस तरीके का, वह अपना उसी प्रकार का व्यवहार जो है वह देता है। तीसरी बात आती है कि यह प्रत्यक्ष नहीं है, ये परोक्ष है, इसलिए इसमें उद्देश्य जो है वो छिपा लिए जाते हैं। मैं आपके कुछ मैं आपके असामान्यताओं का, मैं आपके अंदर निहित असामान्यताओं का, असमर्थताओं का अध्ययन करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपके सामने आपके परिवार संबंधी धारणाओं को जानना चाहता हूँ, यह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपको पेपर पेंसिल टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि वह चीजें बिल्कुल डिस्गाइज्ड रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं, जिनके की आधार पर हम अपने रिस्पांस को लेते हैं। तो चूंकि उसके सामने रिस्पांस नहीं क्लियर होता है, इसलिए वह एक बहुत भली प्रकार से रिस्पांस देने के लिए उन्मुक्त होता है। एक के लिए वो कितनी भी दे दे, एक रोशाक के कार्ड पे 10-10, 15-15 भी रिस्पॉन्सेज मिलती थी, और एक कार्ड पर 2-2, 3-3 भी रिस्पॉन्स मिलती थी। इसके आधार पर होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इसको सिद्ध करिए कि मल्टी डायमेंशनल है। आप सिद्ध करें कि प्रोजेक्टिव टेक्निक मल्टी डायमेंशनल है। आप कैसे इसको सिद्ध करोगे? क्योंकि इसमें चर पहले से डिसाइड नहीं होते, इसमें चर पहले से डिसाइड नहीं होते। तो आप क्या करते हो कि आप प्रतिक्रियाओं के आधार पर, उसके एक्सप्लेनेशन के आधार पर आप अनेक प्रकार के चरों को निर्गत करते हो, और इस तरीके से हम इसमें कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो पूर्व कल्पनाएं हैं वह क्या है। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इसकी पूर्व कल्पनाएं क्या है? कुछ पूर्व, अच्छा, जब आप परिकल्पना बनाते हैं तो दो प्रकार की परिकल्पना होती है। एक तो आपकी हाइपोथेसिस अप्रूव होती है, और एक आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो पहली हाइपोथेसिस हम आपको ऐसी बता रहे हैं जो रिजेक्ट हो जाएगी। हम सबसे पहले कह रहे हैं कि हम प्रायः अपने हम प्रायः प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग उनके ऊपर करते हैं जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। हम ही बता रहे हैं और हम ही काट रहे हैं। यह किसके ऊपर किया जाता है? यह उन सभी के ऊपर किया जाता है जो प्रिस्क्राइब्ड प्रतिक्रियाओं से हट करके कुछ एक्स्ट्रा जानने की बात करते हैं। हम लोगों के यहाँ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखा जाता था। हमने गोरखपुर में तो नहीं सीखा, लेकिन अल्मोड़ा में जब हम आए तो भट्ट जी वगैरह ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखाते थे। तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जनरली होता क्या है, हालांकि उस तरीके की न रिपोर्ट बनती थी, न बच्चा प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अगर उसके हाव भाव से ही प्रतिक्रिया को देख लिया जाए तो प्रोजेक्टिव तो वहां पर भी चल ही रहा था। दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि ये व्यक्तित्व का सार तत्व, जो पर्सनैलिटी का एसेंस है,
एक एक चीज व्यक्त होता है। ये कह रहे हैं कि हम व्यक्तित्व का एक रूप मापना चाहते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्तित्व के कई रूपों को मापेंगे तो वह क्या होता है, वह इक्वली शो होता है। इस बात को भी काटा जाए, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि एक रोशॉक के कार्ड के लिए 15 रिस्पॉन्स, एक के लिए 3 रिस्पॉन्स, तो जिसमें 15 रिस्पॉन्स दे रहा है उसमें उसकी पर्सनालिटी नेचुरली ज्यादा खुल करके विविड होकर के आएगी, और जिसमें वह थोड़ा दे रहा है, जहां पर अपने को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है, जहां पर अपनी बात को ओपन नहीं करना चाहता है, पर्सनालिटी का वह पहलू जो है वेरी लेस एक्सप्लोर होगा, वह ज्यादा एक्सप्लोर हो नहीं पाएगा। अगली बात आती है कि मनोवैज्ञानिक, जो हमारे मनोविज्ञान का आधार था, व्यवहार था, क्या है, उसके आधार पर यह कहा गया था कि वह साइंटिफिक है, मेजरेबल है, प्रेडिक्टेबल है, जनरलाइजेबल है। लेकिन यहाँ पर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक में इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं पाते हैं। कुछ तो है, जैसे रोशा के कार्ड में सभी तितली कहते थे, चमगादड़ कहते थे, सॉरी तितली नहीं, नहीं कहीं तितली भी कहते थे, कहीं तितली भी कहते थे, कहीं पर बैट भी कहते थे। लेकिन यह एक यूनिवर्सैलिटी का आधार, यूनिवर्सैलिटी का मापदंड नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी यह व्याख्या होती है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो प्रकार की एनालिसिस की बात करते हैं। हकीकत मानिए तो अब तो आजकल के चलन में क्वालिटेटिव पर बहुत अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत अच्छी होती है। जो लोग इसमें ग्राउंडेड थ्योरी के ज्ञाता होंगे उनको पता होगा कि ग्राउंडेड थ्योरी किस प्रकार से क्वालिटेटिव एनालिसिस को प्रमोट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को ध्यान में अगर नहीं रखेंगे तो हम उसके ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम उसको इसलिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसको इसलिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों की संयुक्त से, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही व्यक्ति का व्यवहार जो है, एक सेकेंड, व्यक्ति का व्यवहार जो है वह दृष्टिगोचर होता है, भली प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। हम जब प्रयोग और प्रोजेक्टेड तकनीक के, प्रक्षेपित तकनीकों के प्रकार की बात करते हैं तो कहते हैं कि वह प्रतिक्रिया के 4 प्रकारों का मापन करती है। वह प्रतिक्रिया के 4 प्रकारों का मापन करती है। पहला क्या है कि पहला है साहचर्य, यानी उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वे एक साथ नहीं हैं, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड, लिंक्ड हैं, या उन सब में बिल्कुल वो पृथक पृथक हैं, उनमें आपस में कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो इस चीज की जो जानकारी है वह जानना जो है वह अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा ये कॉन्स्ट्रक्शन, हम कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हमारे जो प्रतिक्रिया पद सामने आ रहे हैं वे प्रतिक्रिया पद क्या वेल कंस्ट्रक्टेड हैं या हेफाजर्ड हैं। जो जितना डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी का होगा उसके उसके जो, एक सेकंड,
शायद मैम के फ़ोन में इमरजेंसी कॉल आने की वजह से हमारी मीटिंग के साथ कुछ टाइम के लिए मैम यहाँ डिस्कनेक्ट हुई हैं। सभी स्टूडेंट पेशेंस बना के रखें, थोड़ी देर में मैम हमारे साथ जुड़ जाएंगी।